Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter electrochemistry. आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस. चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ. जैसे कंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कंडक्टर्स. कंडक्टर्स कंडक्टर्स क्या होते हैं? The substances through which the electric current can pass, they are called conductors. चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पता ही आपको. कंडक्टर्स क्या होते हैं? The substances through which the electric current can pass, they are called conductors. कंडक्टर्स आपके मेटल के भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, मेटालिक हो सकते हैं, और आपके कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो होते हैं which conduct the electric current in the form of their ions. लेकिन कैसे? In their molten form or in their aqueous solutions. ये लिक्विड में होंगे और ये सॉलिड में होंगे. चलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि ये एक छोटा सा हम सेल बना लेते हैं. इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ये इलेक्ट्रोड्स लगा दी, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो भी है इससे भी चल रहा है. ये एनोड है आपकी और ये कैथोड है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ऐसे मूव कर रहे हैं. लेकिन इसके अंदर जो आपने सोल्यूशन लिया हुआ है, कोई भी सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर ये जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और इसके आयंस बनेंगे, ये ब्रेक होगा आयंस में. आयंस कौन से होंगे? कैटायंस प्लस एनायंस, पॉजिटिव वाले और ये नेगेटिव वाले. चलिए पहले मैं ले लेता हूँ मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. सबसे पहले नंबर 1, द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो चलेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स में. मैं बस इतना लिखूंगा, करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इसमें करंट flows in the form of ions. ions में चलेगा. नंबर 2, और मैं आपको बता दूं, इसमें जो करंट होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आयंस में चलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स में चलेगा. किसमें? मेटालिक कंडक्टर्स में. कैसे? जैसे ये आपकी मेटल वायर है, इधर से चलता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, नोड से ऐसे कैथोड में जा रहे हैं, ठीक है, वायर से. लेकिन इसके अंदर जो आपका करंट चलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ आयंस होंगे, जो इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे, ठीक है. जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, कैटायंस और एनायंस, वो मूव करेंगे, इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे. दूसरा, यहां पर देयर इज नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. मैं बस इतना लिखूंगा, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. जहां पर केमिकल चेंज होगी, केमिकल चेंज takes place by the decomposition of electrolyte. decomposition क्या होती है? आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ब्रेक हो जाएगा. decomposition of electrolyte into its ions. बस इतना लिख देता हूँ, decomposition of electrolyte. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इस मेटल वायर को कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे करंट चलता है, आप देखते हो, आप जैसे आपके है ना जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं आपके घरों के बाहर होते हैं, तो आप देखते हो उसमें करंट चलता रहता जब तक आप देख रहे हो, है ना। आप छोटे बचपन से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, तो उनमें वायर में कोई चेंज नहीं आती, जैसे थी वैसे वैसे रहती है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसमें, तो ऐसे ये जो वायर है इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन इस वायर को, इस रॉड को बाहर कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो आपका नीचे इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक हो रहा है। अगर मान लो आपने इसमें NaCl लिया था, तो वो उसका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बन गए, वो चेंज हो गया, ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, वो आपके जो सोल्यूशन है वो ब्रेक हो रहा है आयंस में, तो उसमें केमिकल चेंज आ रही है, और वो चेंज भी हो रहा है। हो सकता है उस आयन से कोई गैस निकल रही है, कुछ आयन आपके डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ से इधर, तो वो केमिकल चेंज आ रही है। अच्छा, तीसरा, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, कोई मास ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे, नो ट्रांसफर ऑफ मास, नो, छोटी छोटी लिख देता, नो ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर्स। यहां पर इसमें मास की कोई ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा, कहां से, एनोड से कैथोड में, मास ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आपने पहले क्लास में पढ़ा था फैराडेज के फर्स्ट लॉ ऑफ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोलिसिस था, उसमें आपने पढ़ा था कि मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड, यहां से मास निकलता था इधर से, और वो पहले आयन जिसमें गिरते थे वो भी इसमें डिपॉजिट हो जाते थे, इसमें मास ट्रांसफर होता है, कहां से, आयन से नीचे, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक इस सोल्यूशन के नीचे 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 नीचे, सोल्यूशन के ऊपर होगा वो नहीं होता है, जब जहां तक हो जाएगा इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये आपका ट्रांसफर हो रहा है, यहां से मास ट्रांसफर हो रहा है इसके, ठीक है, तो ये है इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ, फोर्थ आ रहा है इसमें से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, पहले मैं आपको लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस इज, इसका है फोर्थ पॉइंट, इसका था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसका जो फोर्थ आ रहा है रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको बताता हूं रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द collision, COLLISION, collision of electrons with fixed atoms of matter, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस is due to the collision of ions, जहां पर किसकी होगी collisions, ions with solvent molecules and interionic forces of attraction, and हम लिखेंगे इसमें से interionic forces of attraction and interionic forces of attraction। देखिए, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है उसको जो रुकावट बनती है रास्ते में, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, तो वो जो बीच से रुकती है, वो रुकावट होती है, जो वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, रजिस्ट करना, रोकना, उसका करंट का रोकना। देखिए,
इसमें जब करंट चलती है तो जब जा रही है तो वो आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के अंदर जो फिक्स्ड एटम्स होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, उसके साथ कोलिजन होता है, तो वहां पर वो थोड़ी सी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, थोड़े रुकते हैं, ठीक है। केवल उस आटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसके कर्नल पे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनता है, वो इसको थोड़ा खींचता है। लेकिन जो आपकी इसमें रेजिस्टेंस होती है, जैसे आइस मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस आती है उनको चलने के लिए जो रोकती है, फोर्स रोकती है। एक तो होता है कि वो जो आयंस होते हैं वो, ये आपने जो बीच की इसके अंदर वो लिया हुआ है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ वो टकराते हैं, ठीक है। एक तो वो रेजिस्टेंस होती है। दूसरा आपके क्या कहते हैं, कैसे रोकते हैं, जैसे मान लो आपने वाटर लिया है, जैसे आपने NaCl लिया या KCl लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया, तो उसमें K पॉजिटिव सी आ जाएगा, ठीक है। तो जो K पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके आगे पीछे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो जिसका ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन में पॉजिटिव, ये इसके आगे पीछे क्या करते हैं, अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जो आपका Cl होता है, आयंस होते हैं इसके आगे पीछे, जिसको आप बोलते थे, पहले भी आपको बताया था, एक्विस जो बन जाता है, ये जो आयंस बन जाता है, ठीक है, जब ये सॉल्वेटेड हो जाता है, जिसको सॉल्वेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल इसको रोक देते हैं, पकड़ते हैं, जाने के लिए रोकते हैं। तो जैसे Cl के आगे वाटर क्या होता है, आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होते हैं, दो लगे होते हैं, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अब इसको पोलर बोलते हैं। पोलर मींस इसके दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो उसका जो नेगेटिव एंड होता है वो ऑक्सीजन का, वो इस तरफ आना शुरू हो जाता है इसके पास, वो ये आगे, इसके आगे इसको घेर लेते हैं, साउंड कर लेते हैं और इसको रोकते हैं। वो जो Cl होता है तो फिर उसका जो वाटर का पॉजिटिव एंड होता है वो इस तरफ आ जाता है, वो ऑक्सीजन इधर चला जाता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको रोकना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये रोकते हैं। दूसरे इसमें आगे डिपेंड करता है जो आपने लिया है सॉल्वेंट वो कैसा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जैसे वाटर की उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इथेनॉल लेते हैं उसके बीच में होती है। फिर कुछ सोल्यूशन, कुछ ऐसे आपके सॉल्वेंट होते हैं जो विस्कस हो जाते हैं, विस्कस क्यों बन जाते हैं, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, उनकी जो लेयर्स लेयर्स के बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं, वो विस्कस हो जाते हैं और आयंस को जाने नहीं देती है, आयंस को रोकती है, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, उसमें वो पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ आपका है मेटालिक कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस करती है, रेजिस्टेंस RESIST, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with rise in temperature, rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मींस आपके इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तभी आप देखते हो गर्मियों में ना कि ज्यादा गर्मी होने से है ना, वो जो आपके घर में जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो वोल्टेज बहुत थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जैसे रेजिस्टेंस वो क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शंस आती है गर्म होने से, ठीक है। जैसे जैसे वो हीट अप होती है, ये आपका जैसे इलेक्ट्रोड ये है आपकी मेटल वायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके बीच गर्म होने से वो भी थोड़े से मूव करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा कोलिजन होता है, ज्यादा कोलाइड होने की वजह से फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन थोड़े रुकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होती है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब हम इसमें ले लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे
जो कंडक्टेंस होती है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस हो जाएगी। यहाँ पर कंडक्टेंस का बढ़ना, रेजिस्टेंस का कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो जल्दी चलेंगे आपके आयंस मूव करेंगे, तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस decreases with rise in temperature। वो क्यों हो जाती है, जिससे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपके ये जो आयंस होते हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो इसको रोक रहे थे, जो आपके जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से वो कम हो जाती है और आसानी से ये आयंस आपके मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये था आपके 5 पॉइंट, ये था मैंने बताया कि आपका मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फर्क क्या है। अब इसके बाद हम लेंगे अगला जो आज मैंने टॉपिक स्टार्ट करना वो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अभी बोलेंगे, ठीक। चलिए इसको आप उतार लेना, नहीं उसमें से देख लेना वीडियो से। अब आ रही आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है कितने आसानी के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसमें से, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है इट इज एन ईज विथ विच current can flow current can flow through electrolytic solution in the form of ions। आपका करंट कितनी आसानी से चलता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कितना इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, कितनी आसानी से करता है। तो हम ये कहेंगे कि an ease with which the electric current can flow, an ease with which an electrolytic solution conduct the electric current, ठीक है, to pass the to give the passage to the electric current, that is electrolytic conductance। चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बाद मैं ले लेता हूं रेजिस्टेंस। इस पर आते हैं, जो आपने करना नेक्स्ट आ रहा है रेजिस्टेंस। अभी आप पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है obstruction for the flow of current। It is an obstruction for the flow of current, flow of electric current। ये होते रेजिस्टेंस, वो जो करंट चलता है उसको जो रोकना, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनना, ठीक है, उसके लिए ऑब्स्टेकल बनना, उसको जो रोकना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय आर, आर फॉर रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होता है यूनिट ओम, ठीक है, कई बार इसको ये साइन भी लिखते हैं मो का, ठीक है, या इसको सीमन इनवर्स भी लिखते हैं, एस फॉर सीमन इनवर्स, ये इसका यूनिट। चलिए ये थी रेजिस्टेंस। अब है जो रेजिस्टेंस होती है, जैसे हमने कहा कि ये क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो
ये जो रेजिस्टेंस होती है हम कहेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक है चाहे वो मेटेलिक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the length and inversely proportional to the inversely proportional to its cross to its area of cross section, to its area of cross section। ठीक है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है। हम इसमें ये कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर भी लिख लो, कंडक्टर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ। Resistance of the conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section। L for length and inversely होगा नीचे, A for area of cross section। स्मॉल a भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल A भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको अगर हमने खत्म करना तो यहाँ पर हम लिखेंगे R is equal to, एक और साइन लिखेंगे जहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये साइन किसका आ रहा है, ये साइन आ रहा है आपका, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या है, कांस्टेंट अप्रोच रो, इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आर इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आर ई एस आई एस टी आई बी आई टी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर हम लेते हैं इफ L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, तब क्या होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, तब आपका हो जाएगा R is equal to रो, L की जगह 1 सेंटीमीटर, नीचे आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो जो ये रहेगा आपका रो। तो अब हम जहां पर लिखेंगे रो क्या है, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Resistivity or the specific resistance is the resistance offered by the conductor having area of the cross section of the electrode is 1 centimeter square, जो cross section है दोनों इधर इधर, and they are 1 centimeter apart, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर हो। ये देखिए, जैसे मैं जहां पर ये बना देता हूँ, ये देखिए बेटे, यहाँ पर दो मैं इलेक्ट्रोड्स ले, ठीक है, मान लो ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये मेरी इलेक्ट्रोड्स आ रही हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आ रही हैं साइड पर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये है आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो बीच की लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जहां पर लिखेंगे तो ये होगी, तो जो और ये सारा बन जाएगा, इसके अंदर मैं अगर कोई सोल्यूशन लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेता हूँ, तो वो बनता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, होता 1 मिलीलीटर। तो इसलिए रो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन whose area of the cross section of the electrode is 1 centimeter square and they are 1 centimeter apart, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है। या हम सिंपली लिख सकते हैं
कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख देता हूं। ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance is the R क्या है? Specific resistance is the resistance offered by electrolytic solution having area of cross section तो क्रॉस ये सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन is 1 centimeter square and apart and 1 centimeter ऐसे लिखते हैं 1 centimeter apart from each other ये थी आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने इससे छोड़ दिया। अब यहां पर आप लिखोगे रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर आ रही है? इज इक्वल टू आर जी, ए आपका ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन एन। ठीक है, ए अपॉन एन। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब मैं इसका यूनिट लूंगा। यूनिट ऑफ रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर का यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? ये अभी आपने लिखा था ओम। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, यूनिट रह जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये यूनिट होगा किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। चलिए ये आ गया आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है जो पेपर में बहुत बार आएगा, तो ये भी आ सकता था जो पहले मैंने आपको डिफरेंस करवाया कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस के बीच है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। अब आपने पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, उसमें दिया होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो वो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं 3। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, या सिंपली कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और सिंपली कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही मैंने लिखा। चलिए पहले मैं कंडक्टेंस के बारे में बताता हूं। अभी आपने पढ़ा कंडक्टेंस क्या होती है? एंड इज विथ विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कितनी आसानी से आपका इलेक्ट्रिक करंट चलता है, दैट इज कंडक्टेंस। और जो रेजिस्टेंस क्या थे? वो थे कितनी मुश्किल से आपका इलेक्ट्रिक करंट चलता है, obstruction for the flow of current, that is resistance। देखो दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए मैं कंडक्टेंस जो होगी, कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय सी। तो मैं कंडक्टेंस लिख सकता हूं, जो कंडक्टेंस होगी वो हो जाएगी
1 upon resistance. Reciprocal of the resistance is called conductance. अच्छा, अब इसका यूनिट कंडक्टेंस का यूनिट सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था ओम। तो नेचुरल जो भी चीज हम क्या करते हैं, सब चीजें जब यूनिट रहते हैं वो न्यूमरेटर में लेते हैं, हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। तो ये आपका ओम ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये आ गया ओम इनवर्स। चलिए अब ये आ गया कंडक्टेंस का यूनिट। ये देखिए अब आ रहा है, जिससे मैंने लिखा कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। Specific conductance, it is denoted by या designated by, ये एक कैपिटल में एक ऐसा साइन है, ये केक को थोड़ा सा आपने नीचे को कर देना, जिसको बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं, कापा। कापा इससे डिनोट करते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। चलिए मैं अभी यहां पर लिखूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होगी, अगर मैं स्पेसिफिक को छोड़ देता हूं तो कंडक्टेंस क्या होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर स्पेसिफिक लगा दें तो स्पेसिफिक लगा देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अभी आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ी थी, वो किसके इक्वल थी, वो थी आपकी 1 अपॉन रो, ठीक। और 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रो किसके बराबर था, अभी आपने 2 मिनट पहले मैंने करवाया था कि जो आपके रेजिस्टिविटी थी वो किसके बराबर थी, रेजिस्टेंस इनटू ए अपॉन एन। जब पहले मैंने जब इसका यूनिट बताया था उस समय आपको ये बताया था। देखिए तो ये होती है, ये हो जाएगी आपकी किसके इक्वल, आर इनटू नीचे सर 1 अपॉन, यही मैं लिख देता हूं 1 अपॉन रो की जगह क्या आ जाएगा, रो की जगह आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एन।